सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विच पर्टिकुलर टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएस सिस्टम के बारे में। मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में क्या बता दिया है, मैंने आपको ब्लड ग्रुप में जो है एबीओ सिस्टम के बारे में बता चुका हूं और उसी ब्लड ग्रुप के टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग किस किस जो है लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के बारे में दिया था, उनका बेस क्या था, उसमें किस प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट थे, किस प्रकार के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, वो किन्हें ब्लड डोनेट कर सकते हैं या किन से ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम इन सभी जो है बेसिक चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया था। आज उसी टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आफ्टर स्टडिंग द आरएस सिस्टम वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन हार्ट। हम ह्यूमन हार्ट के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहले हम आरएस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि आरएस सिस्टम जो है इसके बारे में कौन कौन सी बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। एज यू नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस कर लिया था कि आरएस सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी। यहीं से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कहा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहाँ पे अगर किसकी बात करें, डिस्कवरी की बात करें, इसकी डिस्कवरी या फिर खोज किसने की थी। मैंने कहा यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नेम को मेंशन करना होगा। एक साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर, क्या नाम था उनका, मैंने कहा लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, और एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैंडस्टीनर के इस स्पेशल वर्क में जो है हेल्प प्रोवाइड किया था, और वो कौन थे, मैंने कहा उनका नाम था विनर। तो आपको क्या करना है, लैंडस्टीनर और विनर के बारे में ये पता होना चाहिए। इन दोनों ने ही आरएस सिस्टम को क्या किया था, डिस्कवर किया था। लेकिन आरएस सिस्टम या आरएस तंत्र की डिस्कवरी इन्होंने किस स्पीसीज या किस ऑर्गेनिज्म में किया था, मैंने कहा एक रिसस नामक मंकी में किया था। ठीक है, उस मंकी का नाम क्या था, मैंने कहा ये रिसस नामक मंकी या रिसस नामक बंदर में जो है आरएस सिस्टम की डिस्कवरी किन्होंने की थी, मैंने कहा लैंडस्टीनर और वेनर ने की थी। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस स्पीसीज में आरएस सिस्टम की डिस्कवरी की गई, तो योर आंसर विल बी रिसस मंकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर आरएस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने आरएस सिस्टम को डिसाइड किस बेसिस पे किया। जैसा हमने ये देखा था, एबीओ सिस्टम के आधार पे अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया था, तो उसका बेस था प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ एंटीजन एंड वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अलग अलग प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पे हमने एबीओ सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। आज उसी टॉपिक को हम यहाँ पे स्टडी करें कि आरएस सिस्टम को आखिर किस आधार पे जो है विभिन्न वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाई किया गया, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आरएस सिस्टम को जो है प्रोड्यूस करने के पीछे जो यहाँ पे बेस था वो क्या था, इनमें पाए जाने वाले एंटीजन। ठीक है, इनमें पाए जाने वाले एंटीजन था इसमें भी। लेकिन देखिए, इससे संबंधित जो एंटीजन होते हैं इसे अब कहेंगे RH एंटीजन। क्या कहेंगे, RH एंटीजन कहेंगे। लेकिन इसी RH एंटीजन को और क्या कह सकते हैं, RH एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज RH फैक्टर। इसे क्या कहते हैं, इसे RH फैक्टर या फिर इसे हिंदी में कहते हैं RH कारक कहा जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे RH एंटीजन के बारे में तो कह दिया, लेकिन व्हाट अबाउट RH एंटीबॉडी, क्या यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा नहीं। यहाँ पे आपको ये स्पेशल पॉइंट लर्न करना है कि आरएस सिस्टम में हम ओनली RH एंटीजन के बारे में स्टडी करते हैं। देयर इज ए टोटली अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द आरएस सिस्टम। यहां पर क्या अब्सेंट है, मैंने कहा यहां पे किसी प्रकार के एंटीबॉडी के प्रेजेंस की बात नहीं करेंगे। एंटीबॉडी को हमें क्या बताना है, अब्सेंट बताना है। यहाँ पे और क्या हमने डिस्कस किया कि RH एंटीजन के बेसिस पे आरएस सिस्टम को प्रोड्यूस किया गया था लैंडस्टीनर के द्वारा। इसी RH एंटीजन को RH फैक्टर कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है इसी टॉपिक में। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जिस स्पीसीज में या फिर जिस इंडिविजुअल में अगर RH फैक्टर या फिर RH जो एंटीजन होते हैं अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, मैंने कहा अगर जिस इंडिविजुअल में RH फैक्टर या फिर
RH एंटीजन प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, इसे अब कहा जाएगा RH पॉजिटिव। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे RH पॉजिटिव। लेकिन जिस इंडिविजुअल में यहाँ पे RH कारक या RH जो एंटीजन होते हैं अगर अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा RH नेगेटिव। क्या कहेंगे, RH नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे RH पॉजिटिव RH नेगेटिव की अब बात कर ली है और हमारा बेस क्या था, हमने ये देखा कि जिसमें उपस्थित होंगे इस प्रकार के एंटीजन उन प्रकार के जीवों को या उस प्रकार के इंडिविजुअल को हम RH पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें अब्सेंट होंगे उसे क्या कहेंगे, RH नेगेटिव कहेंगे। अब हम ये बात करने वाले हैं एक नोट पॉइंट के बारे में, मैं आपको बताने वाला हूं। इस नोट पॉइंट को हम यहां डिस्कस करते हैं। देखिए इसी RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के बेसिस पे हम एक नोट पॉइंट यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम अपने देश की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट आवर कंट्री, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो है कितने परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे हैं, कितने परसेंटेज जो है पर्सन्स ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव होते हैं और कितने परसेंटेज में जो पर्सन्स ऐसे हैं जो RH नेगेटिव होते हैं। हम अब इनका रेशियो देखने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ पे हमारे देश में RH पॉजिटिव पर्सन्स की बात करें तो एक जो है सर्वे के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि RH पॉजिटिव जो है पर्सन्स के जो रेशियो हम देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, ये है 93%। ठीक है, 93% RH पॉजिटिव होते हैं और बहुत रेयर होते हैं, क्या मैंने कहा बहुत लेस जो है नंबर में RH नेगेटिव होते हैं और ये होते हैं 7%। मैंने यहाँ पे एंटायर वर्ल्ड की बात ना करके मैंने स्पेशली इंडिया की बात की है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारे देश में RH पॉजिटिव RH नेगेटिव पर्सन्स का रेशियो क्या है, एज वेल एज हमने ये भी देखा कि RH फैक्टर के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे RH पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन इन सभी बेसिक पॉइंट को डिस्कस करने के साथ मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे, एक स्पेशल टाइप की डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। जब भी क्वेश्चन अगर RH सिस्टम से बनना होता है तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज जो है 100% होती है। और ये नोट पॉइंट क्या है, अगेन देखिए इसी नोट पॉइंट में हम एक डिजीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और ये डिजीज जो है ये RH नेगेटिव की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। और इस डिजीज को क्या कहते हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इस डिजीज को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाएगा। अब ये डिजीज को हम किस प्रकार से समझें, अक्सर जो है डिफरेंट वेरियस टाइप के बुक्स और मटेरियल्स में बहुत ही 10 to 12 लाइंस गिवन होते हैं, पूरा पैराग्राफ गिवन होता है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट जो है उसके माइंड में एक मिसकंसेप्शन ही रहता है इस डिजीज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो होता है उसको हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना है, इस डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे ये डिजीज जो है अराइज होता है, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसके कंसेप्ट को समझना है और यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर इस डिजीज की बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे RH नेगेटिव की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे RH नेगेटिव वाले इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और RH नेगेटिव में भी क्या, हम यहाँ पे स्पेशली फीमेल की बात करें। देखिए मैं आपको कंसेप्ट क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर जो है बेसिकली ये RH नेगेटिव फीमेल की शादी अगर उसकी मैरिज जो है किससे हो जाए, मैंने कहा RH पॉजिटिव मेल से हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट को गेन करना है आपको। मैंने बोला कि अगर RH नेगेटिव फीमेल की शादी, उसकी मैरिज RH पॉजिटिव मेल से हो जाए तो क्या होता है। देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम प्रथम प्रसव अवस्था की बात करते हैं या फिर इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टेज, ठीक है, हम किसकी बात करने वाले हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टेज की बात करते हैं। प्रथम प्रसव के दौरान जो है हम यहाँ बात करेंगे पहली संतान की, या फिर इसे कहते हैं
फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग, क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग कहते हैं या प्रथम संतति कहते हैं। तो हमने इसे हिंदी में भी लिख दिया कि ये क्या है, हम यहाँ पे पहली संतान की बात कर रहे हैं। देखिए अब कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि RH नेगेटिव फीमेल की शादी हुई RH पॉजिटिव से, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी और प्रथम जो है प्रसव के दौरान पहली संतान के RH पॉजिटिव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितना % होता है। मैंने कहा अब इस तरह के जो है क्रॉसिंग के बाद RH पॉजिटिव फर्स्ट ऑफस्प्रिंग या पहले संतान होने के जो चांसेस होते हैं वो 50% होते हैं। कितना, मैंने कहा 50% होते हैं। और अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर 50% चांसेस में भी अगर ये जो पहली संतति है वो RH पॉजिटिव ही है, ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि RH पॉजिटिव ही है, तो अब क्या होने वाला है। तो देखिए अब क्या कहते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये पहली संतान RH पॉजिटिव ही है तो इसका ब्लड, ठीक है, इसका जो ब्लड है, इसके बॉडी में जो ब्लड है इस RH पॉजिटिव फर्स्ट ऑफस्प्रिंग के जो बॉडी में जो ब्लड है, रक्त है, अब ये रक्त जो है इस संतान से किसमें जो है ट्रांसफ्यूज हो जाएंगे, परिवहन को दर्शाएंगे। मैंने कहा अब ये जो है ऑफस्प्रिंग या संतान का जो ब्लड है वो सीधे ट्रांसफ्यूज हो करके कहाँ चले जाएंगे, मैंने कहा इट विल गो इनटू द बॉडी ऑफ द मदर, ठीक है, ये जो है मैटरनल बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लड है इस RH पॉजिटिव संतान का जो ब्लड है वो किस में एंटर कर गया, मैंने कहा अब ये एंटर कर गया है, अब इसका रक्त जो है प्रवेश कर गया है किसके माध्यम से, अपरा के माध्यम से। आप जानते हैं अपरा या प्लेसेंटा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि यहाँ पे माता के शरीर और भ्रूण जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, एक जैविक संबंध होता है, जिसके माध्यम से बहुत प्रकार के पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, गैसियस एक्सचेंजेस, ये सभी जो हैं इसी प्लेसेंटा के माध्यम से देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लड है वो सीधे एंटर कर जाएगा किसके बॉडी में, मैंने कहा मदर के बॉडी में एंटर किया। अब मदर की बॉडी जो है इसके अगेंस्ट, मदर की बॉडी में यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लड के अगेंस्ट यहाँ पे क्या जो है फॉर्म हो जाएगा। अब मदर के बॉडी में इसके अगेंस्ट, इसके ब्लड के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने कहा अब मदर के बॉडी में किसका फॉर्मेशन हो गया, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए, उसके शरीर की रक्षा करने के लिए। अब देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी स्टेज में। देखिए अब हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड प्रेगनेंसी स्टेज, ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी स्टेज की बात करते हैं। तो अब क्या देखा जाएगा, सेकेंड प्रेगनेंसी स्टेज में हम यहाँ पे सेकेंड ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। ऑफ स्प्रिंग को क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको संतति कह सकते हैं या फिर इसको संतान कह दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडी जो कि मदर के बॉडी में क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है ब्लड के एंटर होने से, शिशु के ब्लड के एंटर होने से, अब ये एंटीबॉडी जो है सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में किस में एंटर कर जाएगा, मैंने कहा अब ये सेकेंड या फिर दूसरी संतान जो है सेकेंड ऑफस्प्रिंग में ये क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये सेकेंड ऑफस्प्रिंग में मदर के बॉडी में जो बना हुआ एंटीबॉडी होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू अगेन ये सेकेंड ऑफस्प्रिंग या दूसरे संतान में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो दूसरी संतान है इसमें कुछ तरह के डिजीज के कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ जो है कॉम्प्लेक्स प्रकार के या जटिल प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और ये लक्षण कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें जो है फीवर के जो है सिम्टम्स दिखाई देंगे, किसके, बुखार के लक्षण होते हैं, साथ साथ जो है यहाँ पे जॉन्डिस के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे जॉन्डिस मतलब आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पीलिया, ठीक है। तो पीलिया जो है रोग के भी लक्षण दिखाई देते हैं। और अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि इस सेकेंड ऑफस्प्रिंग की जो है डेथ भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, मैंने कहा सेकेंड ऑफस्प्रिंग की डेथ भी पॉसिबल है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये कहते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, एक स्टार पॉइंट डाल के हम मेंशन करते हैं,
यहाँ पे आरबीसी क्लम्पिंग होता है। क्या होता है? आरबीसी क्लम्प्स बन जाते हैं। आरबीसी के क्लम्प्स या फिर गुच्छे बनने के प्रक्रिया को हम आरबीसी क्लम्पिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिजीज है, इसी डेथ के कंडीशन और इसी तरह के सिम्टम्स को हम कंबाइंडली ज्वाइंटली सम्मिलित रूप से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बार इन सभी पॉइंट्स के बारे में रिवाइज करवा दूं कि हमने यहाँ पर क्या क्या स्टडी किया। देखिए मैंने कहा सिस्टम से संबंधित एक डिजीज है जिसे हमें स्टडी करना है। यहाँ पे जो यहाँ पे सीक्वेंस मैंने बनाया है, इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा आपको कि यहाँ पे RH नेगेटिव फीमेल की शादी जो है RH पॉजिटिव मेल से हुई, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है उसमें फर्स्ट ऑफस्प्रिंग या पहली संतान के RH पॉजिटिव होने के चांसेस, उसकी पॉसिबिलिटी 50% है। अब ये मान लें कि अगर ये पहली संतान RH पॉजिटिव ही है तो इसका जो ब्लड है, इस RH पॉजिटिव संतान के शरीर का ब्लड जो है वो किस में एंटर कर जाते हैं? मदर के बॉडी में। लेकिन अब इस मदर के बॉडी में इस एंटर कर रहे ब्लड के खिलाफ किसका फॉर्मेशन होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यही एंटीबॉडी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में सेकेंड ऑफस्प्रिंग के बॉडी में क्या हो जाएंगे? एंटर हो जाएंगे। जैसे ही इसमें ये जो एंटीबॉडी है एंटर करते हैं तो उस सेकेंड ऑफस्प्रिंग या दूसरे संतान में जो है फीवर के सिम्टम्स, जॉन्डिस के सिम्टम्स या फिर आरबीसी क्लम्पिंग होता है। आरबीसी के कुछ एक गुच्छे नुमा संरचनाएं बन जाती हैं या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, इसके बारे में आरबीसी क्लम्पिंग के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसी को कहते हैं एग्लूटिनेशन, समूहन की प्रक्रिया कहते हैं। और अल्टीमेटली क्या पॉसिबल है इस कंडीशन में? इस दूसरे संतान की मृत्यु या फिर डेथ भी क्या है? पॉसिबल है। और इसी तरह के डिजीज को, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स को ही हम कंबाइंडली और सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? मैंने इसे कह दिया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इससे पहले हमने आरएस सिस्टम के बारे में बेसिक से कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि आरएस सिस्टम की डिस्कवरी जो है रिसस मंकी में लैंड डिस्टिनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे एंटीबॉडी तो क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, लेकिन एंटीजन प्रेजेंट होता है। RH एंटीजन या RH फैक्टर कहते हैं, RH कारक कहते हैं। अब मैंने 2 इंडिविजुअल की बात की। यहाँ पे अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव कहेंगे, अगर अब्सेंट है तो RH नेगेटिव कहेंगे। उसके बाद हमने इस डिजीज की बात की। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा RS सिस्टम है और ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। और इसी ही टॉपिक के साथ हमने जो है ब्लड के बारे में जो भी इंफॉर्मेटिव थिंग हमें स्टडी करना होता है इस परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसे क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। देखिए मैंने कि जैसा कि आपको कहा था इनिशियल लेक्चर में ही कि हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 फेजेस या 2 पोर्शंस में क्या करेंगे? 2 भाग में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो ब्लड का जो भी पोर्शंस था वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, जहां पे हमने डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस के बारे में और यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में क्या किया था? स्टडी किया। अब सीधे इस सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकेंड पार्ट की तरफ, सेकेंड पोर्शन की तरफ क्या करते हैं? लीड करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो भी टॉपिक्स दैट विल बी रिलेटेड विद द हार्ट। वो किससे संबंधित होगा? अब जो हम पढ़ेंगे वो ओनली ह्यूमन हार्ट से संबंधित होगा, जहां पे हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। उसमें कितने चेंबर्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उन चेंबर्स के बीच में, उन कोष्ठों के बीच में किस प्रकार के सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, पट पाए जाते हैं या कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एज वेल एज हम यहां पे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट भी क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब सीधे लीड करते हैं हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, दैट इज अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो पता होगा, जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ लिया होगा। हम यहां पे बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब हम मानव के हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, ह्यूमन हार्ट के रिगार्डिंग जो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है कि ह्यूमन हार्ट किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये कैसे मैकेनिज्म को शो करता है, इसकी क्रियाविधि को हमें किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में समझना है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। मैं देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट जो ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं, ये क्या है कि ह्यूमन हार्ट क्या है। ह्यूमन हार्ट जो है एक तरह का पंपिंग मशीन है। ये क्या है? मैंने कहा इट इज अ पंपिंग मशीन। ठीक है, मैंने बोला ये क्या
है पंपिंग मशीन है। और पंपिंग मशीन तो है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। मैंने कहा ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है, जिसे हम कहते हैं मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मस्क्यूलर क्यों बोलते हैं, पेशीय शब्द का मीनिंग क्या होता है, आपने अभी देखा कि ये पंप कर सकता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन भी हो सकता है, आकुंचन भी हो सकता है, रिलैक्सेशन भी होता है। ठीक है, इन सभी स्टेप्स के बारे में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन कैसे होता है, संकुचन, आकुंचन और शीतलन की प्रक्रिया के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसी प्रक्रियाओं के कारण इसको पेशीय कहा जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन का जो हार्ट है ये क्या है, मैंने कहा इट इज अ मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एक मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है। यहां पे लिख रहा हूं ये क्या है, मैंने कहा ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक से पॉइंट से हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। पेशीय थैलीनुमा संरचना है। अब इन दोनों बेसिक पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, ये हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, कौन से कैविटी में प्रेजेंट है। तो मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसी लेक्चर में मैंने आपको कहा था, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट आपको प्रोवाइड किया था। हमने ये बात की थी कि ह्यूमन के जो पूरे कंप्लीट बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वहां मैंने कहा था इसको हम एलिमेंट्री आइडिया में ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसको एक्सटर्नली बाह्य रूप से हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा होता है, हेड, नेक और ट्रंक। ट्रंक वाले पार्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया था वहीं से स्टार्ट करते हैं कि ट्रंक जो होता है, इस धड़ वाले भाग को हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो लंग्स के वेंट्रल सतह या फिर अदर सतह पे जो मस्क्यूलर डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं, वो मस्क्यूलर डायफ्राम जो है ट्रंक वाले पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और वो दोनों ही भाग जिसे मस्क्यूलर डायफ्राम ट्रंक वाले पार्ट को डिवाइड करता है, वो भाग कौन से होते हैं, वो पार्ट्स कौन से होते हैं। मैंने कहा मस्क्यूलर डायफ्राम के ऊपर होता है थोरेसिक कैविटी और उसके नीचे क्या होता है, मैंने कहा एब्डोमिनल कैविटी होता है। मतलब 2 प्रकार के गुहा के बारे में आपने स्टडी किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में। वहां पे मैंने आपको वक्षीय गुहा जिसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी उदरीय गुहा के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो कि थोरेसिक कैविटी में हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मोर टाइप के मतलब कुछ अलग प्रकार के कैविटी की भी बात की थी। मैंने वहां पे पेरिकार्डियल कैविटी के बारे में भी मेंशन किया था। अब देखिए यहाँ पे इसी पेरिकार्डियल कैविटी की बात करेंगे, क्योंकि अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बिलोंग इससे संबंधित, ये क्या है कि इसका लोकेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, इसके बारे में कौन सा पॉइंट्स आपको लर्न करना है मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे इनका लोकेशन होता है थोरेसिक कैविटी। क्या मैंने कहा, इनका लोकेशन है थोरेसिक कैविटी। मतलब थोरेसिक कैविटी को ही क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, इसे कहते हैं वक्षीय गुहा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं वक्षीय गुहा। लेकिन वक्षीय गुहा में भी कौन सा, मैंने कहा यहाँ पे वक्षीय गुहा में भी हम स्पेशली पेरिकार्डियल कैविटी की बात करते हैं। अब देखिए पेरिकार्डियल कैविटी के ही बारे में हम आने वाले पॉइंट्स में टॉपिक्स में भी इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर ये पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है। अभी आप बस सिंपली ये ध्यान रखें कि थोरेसिक कैविटी में ही हम पेरिकार्डियल कैविटी की बात कर रहे हैं। और इसी पेरिकार्डियल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, इसी पेरिकार्डियल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, ह्यूमन का हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर ही क्या है, ह्यूमन का हार्ट प्रेजेंट है। लेकिन ये तो सिंपल से बेसिक से पॉइंट हो गए जिसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया होगा। अब हम सीधे बात करते हैं एडवांस और पीक लेवल वाले पॉइंट की। तो यहाँ पे इसका जो रियल पोजीशन होता है, वास्तविक जो स्थिति है हार्ट की, वो क्या है, मैंने कहा ये थोरेसिक कैविटी के मिडिल मीडिया स्टाइनम पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। क्या है, मैंने कहा यहाँ पे मिडिल मीडिया स्टाइनम पोजीशन, ये आपको लर्न करना है, ये टर्म आपको लर्न करना है, मिडिल मीडिया स्टाइनम पोजीशन। ठीक है, मिडिल मीडिया स्टाइनम पोजीशन, या फिर ये स्पेशली इसके जो है पर्टिकुलर रियल पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको जो है हार्ट के लोकेशन के बारे में पेरिकार्डियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी का ऑप्शन ना मिले, लेकिन आपको एक
एक ऑप्शन प्रोवाइडेड हो, वो किसके बारे में कि मिडिल मीडियास्टाइनम पोजीशन, ये भी हार्ट को लोकेट करने के लिए स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उस केस में, मिडिल मीडियास्टाइनम पोजीशन। ठीक है, और ये लेफ्ट की तरफ जो है टिल्ट होते हैं, झुके हुए होते हैं, बेंडिंग शो करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था। देखिए अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं हार्ट से संबंधित मसल्स के बारे में, हृदय से संबंधित पेशियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए इफ आई टॉक अबाउट द मसल दैट इज बिलोंग विथ, दैट इज रिलेटेड विद द हार्ट, ह्यूमन हार्ट, कि इसके मसल को क्या कहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि ह्यूमन के हार्ट जिस मसल से, जिन पेशियों से निर्मित होते हैं, बने हुए होते हैं, फॉर्म होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्डियक मसल। क्या कहते हैं उसे, इसे कार्डियक मसल कहते हैं। और कार्डियक मसल को क्या कहते हैं, हृदयक पेशी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हृदयक पेशी कहते हैं, कार्डियक मसल कहा जाता है। अब देखिए यहां पे हमने कार्डियक मसल के बारे में देखा कि कार्डियक मसल से ह्यूमन का हार्ट बना हुआ है, लेकिन आप इतना जानते हैं कि इस कार्डियक मसल में अगर हम किसकी बात करें, बिल्कुल स्पेशल पॉइंट क्या है कार्डियक मसल के बारे में कि इफ आई टॉक अबाउट द फटीग, फटीग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, फटीग को कहते हैं यहाँ पे थकान। अगर हम किसकी बात करें, हम यहाँ पे थकान की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि कार्डियक मसल्स जो है उसमें फटीग हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम इसी टॉपिक को आने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में ही जब हम यहाँ पे गति और गमन के बारे में स्टडी करेंगे, वहां पर मैं डिफरेंट टाइप के मसल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। और उसी टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कार्डियक मसल के बारे में, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि इसमें फटीग जो है, थकावट नहीं होते हैं, ये 24 टाइम क्या होते हैं, 24 आवर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय अवस्था में होते हैं। तो हमने इतने सारे बेसिक पॉइंट हमने स्टडी कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेंबर्स विच बिलोंग टू द ह्यूमन हार्ट। लेकिन बिफोर स्टडिंग अबाउट द चेंबर्स, हम यहां पे अगेन इन सभी पॉइंट को वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये कहा कि ह्यूमन का जो हार्ट है इट इज अ पंपिंग मशीन, पंप करते रहते हैं। मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर है, पेशीय थैलीनुमा संरचना है, कार्डियक मसल से बने होते हैं, थोरेसिक कैविटी के पेरिकार्डियल गुहा या फिर पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है, और यहां पे आपको ये भी बताया कि मिडिल मीडियास्टाइनम पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट की तरफ टिल्ट होते हैं या बेंडिंग को शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं चैम्बर्स के बारे में, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में ही ह्यूमन के हार्ट में हम स्पेशली अब पढ़ने वाले हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में, हृदय के कोष्ठ के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ये चैम्बर को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कोष्ठ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन का जो हार्ट है इसके बारे में आपने एनिमल डाइवर्सिटी में भी ऑलरेडी पढ़ लिया है, जब हमने ममेलिया क्लास के बारे में स्टडी किया था कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो कितने चैम्बर से बने होते हैं। देखिए मैंने कहा ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है, मैंने कहा इट इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट को क्या कहते हैं, ये 4 कोष्ठीय हृदय होता है। क्या होता है ये, मैंने कहा ये 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 4 चैम्बर्ड। और ये जो चैम्बर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये चैम्बर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। क्या, मैंने कहा ये चैम्बर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एट्रिया, क्या हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं उसके बारे में डिटेल में हमें स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप का चैम्बर होता है इसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। इसी एट्रिया को और क्या कहा जाता है, इसे ऑरिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ऑरिकल भी कहते हैं। इसी ऑरिकल को हिंदी में हम क्या कह दें, इसी को हम कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं इसे आलिंद कहा जाता है। नेक्स्ट चैम्बर जो कि हार्ट से बिलोंग करता है, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे वेंट्रिकल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल को हिंदी में क्या कह देंगे स्टूडेंट, मैंने कहा इसे निलय बोल दिया। क्या बोल दिया, मैंने कहा दिया इसको निलय। ठीक है, तो अब हम ये बात करें कि 4 चैम्बर जो हार्ट होता है इसमें एट्रिया कितने होते हैं, वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे 2 एट्रिया होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स
होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एट्रिया क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे होते हैं, इनका व्यास कम होता है। किसकी तुलना में? मैंने कहा वेंट्रिकल की तुलना में एट्रिया का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में भी आने वाले टॉपिक्स में जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम डबल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, दोहरा रक्त परिसंचरण मैं आपको बताऊंगा, वहां डिस्कस करेंगे व्हाई द डायमीटर ऑफ द वेंट्रिकल इज मोर देन एट्रिया डायमीटर। ठीक है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए यहां पे बिल्कुल बेसिक से पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम लीड करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेप्टा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स के बारे में। लेकिन इन सेप्टा और वाल्व के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिक के थ्रू ये बता दूं कि हम कैसे जो है एट्रिया और वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे आप इन सभी पॉइंट को इजीली जो है समझ पाएंगे। देखिए मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सम टाइप ऑफ वाल्व एंड एज वेल एज द सेप्टा। देखिए यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं कुछ विशेष प्रकार के वाल्व के बारे में। देखिए मैंने कहा यहां पर पहले तो हम इसके चेंबर की बात कर ले, ठीक है। अब चेंबर में वाल्व और सेप्टा कैसे होते हैं उसके बाद में हम स्टडी करेंगे। देखिए मैंने कहा यहां पे मैं 4 चेंबर हार्ट को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि एट्रिया का डायमीटर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल बहुत कम होता है, ठीक है। मैंने देखिए यहां पर जो है हार्ट के 4 चेंबर बना दिए हैं। अब इस हार्ट के 4 चेंबर को हम लेबल करते हैं कि कहां पर एट्रिया होगा और कहां पे वेंट्रिकल। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए आपको अपर साइड में जो छोटे डायमीटर के हैं वो क्या हो सकते हैं, मैंने कहा जिसका डायमीटर व्यास छोटा होता है वो ऑलवेज एट्रिया होगा, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको जो है इन 4 चेंबर्स में से जो सबसे छोटे व्यास के स्मॉल साइज के क्या दिखाई दे रहे हैं, कम व्यास वाले, ये और ये चेंबर दिखाई दे रहे हैं। इसका मीनिंग तो ये हुआ ना कि ये क्या है, मैंने कहा ये क्या है, ये भी एट्रिया है और ये भी क्या है, एट्रिया है, क्योंकि ये जो है स्मॉल डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम वेंट्रिकल की बात करते हैं। वेंट्रिकल जो है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, मैंने कहा ये भी वेंट्रिकल और ये भी क्या है, वेंट्रिकल है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे वेंट्रिकल भी तो 2 टाइप्स के होते हैं और एट्रिया भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक एट्रिया होता है क्या, एक आलिंद होते हैं, बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के बारे में आपने सुना होगा। वेंट्रिकल भी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सा जो कंसेप्ट ये है दैट आई वांट टू गिव इट इज अबाउट कि आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी तरह का फिगर ड्रॉ करते हैं, तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो राइट पोर्शन है, राइट हैंड का जो पोर्शन है, वो डायग्राम का कौन सा पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये हमारा राइट पोर्शन है, डायग्राम का कौन सा पोर्शन है, मैंने कहा लेफ्ट है, इसे मैंने एल बोल दिया और इसे मैंने क्या कह दिया, इसे हमने भी एल कह दिया। और इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो डायग्राम का राइट वाला पार्ट होता है। मैंने कहा ये भी आर से रिप्रेजेंट कर दिया और यहां भी क्या कर दिया, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए अब हमारे पास फाइनली कितने चेंबर हो गए, ये 4 चेंबर हो गए। कौन कौन सा, 4 चेंबर को मैंने जिस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है, 1 बाय 1 हम इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कौन कौन से सिंबल की बात की है, इसको हम यहाँ पे नोट पॉइंट में कंसीडर कर लेते हैं। इस नोट पॉइंट में हम क्या देख लेते हैं कि ये चेंबर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको इस नोट पॉइंट में, यहाँ पे इस डायग्राम में जो आपको चेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट चेंबर है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम स्पेशली RA की बात करें, RA के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे RV की, ठीक है। RV के साथ और क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे LA दिख रहा है और क्या दिख रहा है आपको, LV दिख रहा है। तो आखिर हम इसको कहते क्या है, अपन यहाँ भी बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कहा देखिए RA यहाँ पर क्या है, RA यहाँ पे राइट एट्रिया है, क्या है ये, मैंने कहा इट इज राइट एट्रिया, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली अगर हम किसकी बात करें, RV की बात करें, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, क्या है ये, मैंने कहा ये राइट वेंट्रिकल है। अगर हम यहाँ पे LA की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लेफ्ट एट्रिया कहेंगे या फिर लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट चेंबर आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, तो ये क्या है, ये है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और एज यू नो यहाँ पर अगर इसको हिंदी में डिफाइन
फाइंड करने की कोशिश करें तो आप क्या कहेंगे, मैंने कहा देखिए यहाँ पर एट्रिया को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। तो यहाँ पे राइट एट्रिया है तो इसे क्या कहेंगे, दायां आलिंद। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है तो आप क्या बोलेंगे इसको, मैंने कहा ये दायां निलय है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया, तो ये बायां आलिंद है, ठीक है। और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये क्या है, बायां निलय है, ठीक है। इस प्रकार के जो है 4 चैम्बर्स आपको ये देखने को मिले। और ये जो मैंने डायग्राम या फिगर बनाया है, ये फिगर क्या है, मैंने कहा ये फिगर है क्या, चैम्बर्स ऑफ हार्ट को मैंने यहाँ पे लाइन डायग्राम में शो किया है। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि इन्हीं जो है चैम्बर्स के बीच में, 4 कोष्ठों के बीच में डिफरेंट टाइप के सेप्टा, पट पाए जाते हैं और साथ साथ ये जो है वाल्व पाए जाते हैं। और ये पट और वाल्व जो हैं ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित होते हैं। मैंने कहा ये रक्त के परिसंचरण से संबंधित होते हैं। हम इसी के बारे में अब स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेप्टा की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम सेप्टा की बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा, देखिए सेप्टा को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे हम सेप्टा को क्या कहते हैं, हम इसके बारे में स्टडी कर लें। मैंने कहा यहाँ पर सेप्टा जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पट। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं पट कहते हैं, ठीक है। और सेप्टा के लिए ही एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, इसे हम यहाँ कह दें सेप्टा या फिर इसे कह दें सेप्टम, ठीक है। दोनों ही क्या है, अप्रोप्रिएट टर्म होते हैं। अब देखिए सेप्टा हमें यहाँ पे कितने टाइप्स के बारे में, कितने बेसिक टाइप्स ऑफ सेप्टा या सेप्टम के बारे में स्टडी करना है। मैंने कहा यहाँ पे हम 3 टाइप्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कितने टाइप्स के बारे में, 3 टाइप्स के बारे में। ये सेप्टा कौन कौन से हैं, मैंने कहा देखिए फर्स्ट सेप्टा की बात करते हैं। फर्स्ट सेप्टा जो मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज एवीएस। ये क्या है, मैंने कहा एवीएस होता है, ठीक है। अब ये एवीएस क्या होता है हम ये भी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा फर्स्ट सेप्टा है यहाँ पे एवीएस। सेकेंड सेप्टा की बात करते हैं। सेकेंड सेप्टा जो होता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं आईवीएस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं आईवीएस। और जो लास्ट सेप्टा होता है इसे क्या कहते हैं, थर्ड हो गया, इसे कहते हैं IAS। क्या कहेंगे, IAS कहते हैं। अब इन सभी की बात करते हैं इंडिविजुअल। यहाँ पे 3 टाइप्स के आपको सेप्टम या सेप्टा दिखाई दे रहे हैं और इन सेप्टा या सेप्टम के बारे में हम कंसेप्ट गेन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर हम AVS की बात करते हैं स्टूडेंट, तो AVS जो होता है ये किस प्रकार के सेप्टा होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसका एक्सपेंशन फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा इसे कहा जाएगा एट्रियल। क्या कहेंगे इसे कहेंगे एट्रियल वेंट्रिक्यूलर। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे एट्रियल वेंट्रिक्यूलर। क्या बोलेंगे, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहेंगे, ठीक है। एट्रियल वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कह दिया इसे। अब ऐसा क्यों कहते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम तीनों ही तरह के सेप्टा के एक्सपेंशन फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं, फुल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। इसके एक्सपेंशन फॉर्म से ही इसके पीछे का मीनिंग हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब सेकेंड जो यहाँ पे है, इट इज अबाउट आईवीएस। आईवीएस क्या होता है स्टूडेंट, आईवीएस को कहते हैं इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। अब ये इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और यहाँ देखिए यहाँ पे लास्ट क्या है, लास्ट है IAS प्रकार का सेप्टम। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं इंटर, क्या कहेंगे इसे कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया। अब इसके आधार पे समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के जो तीनों ही प्रकार के सेप्टा सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके लोकेशन की बात करते हैं। हम वेरी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं IAS से। देखिए मैंने क्या बोला, इसे बोला है यहाँ पे क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम। और यहाँ पे ये जो एट्रियल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एट्रिया को क्या बोला था, आलिंद कहा था। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 आलिंद, ठीक है। 2 आलिंद के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट होता है, 2 आलिंद कौन से, मैंने कहा देखिए 2 आलिंद कौन से होते हैं, मैंने कहा या तो ये हो सकते हैं लेफ्ट एट्रिया या फिर ये हो सकते हैं क्या, मैंने कहा ये राइट एट्रिया हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों ही एट्रिया या आलिंद के बीच में जो सेप्टा या सेप्टम प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो देखिए ये कहाँ प्रेजेंट हो गए, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बिटवीन, ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया। क्या मैंने कहा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन
बिटवीन लेफ्ट एट्रिया जिसे LA से रिप्रेजेंट कर दिया एंड राइट एट्रिया। इन दोनों ही प्रकार के आलिंद के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं और राइट एट्रिया को मैंने यहाँ पे RA से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे आपको IAS प्रकार का जो सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपने ये देखा यहाँ पर कहाँ है, मैंने कहा यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होता है ये लेफ्ट एट्रिया LA और राइट एट्रिया RA के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है। अब दो वेंट्रिकल के बीच में, दो निले के बीच में कौन सा पट्ट या सेप्टम पाया जाएगा? दो निले कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए, मैंने कहा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बताया है। तो ये IVS कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बिटवीन विच पार्टिकुलर पार्ट? मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बिटवीन LV, ठीक है, LV एंड RV। ठीक है, अब ये LV और RV क्या है आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ बता दिया है। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इन दोनों ही प्रकार के निले के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं AVS के बारे में। अगर AVS की बात करें, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी तक तो हम केवल दो आलिंद के बीच में पट्ट और दो निलय के बीच में पट्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक निलय और एक आलिंद के बीच में उपस्थित पट्ट की बात करें तो उसे क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे अब ये एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मैंने कहा इट इज प्रेजेंट, ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया, ये जो है आलिंद एंड यहाँ पे किसके बीच में प्रेजेंट है? मैंने कहा ये जो है प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल के बीच में। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे तीनों ही प्रकार के सेप्टम के बारे में, उसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है वो डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे वाल्व कितने टाइप्स के होते हैं। सेप्टम के बारे में देख लिया, अब वाल्व के बारे में डिस्कस करते हैं।